नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां, जो कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और इसी मां नर्मदा के आंचल में बसे जिले डिंडौरी से यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए सीधा लेकर आए हैं, क्योंकि जन कारवां का हमारा जो कारवां है IBC 24 का, वो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ अब पहुंच चुका है डिंडौरी में। आज बात डिंडौरी की करेंगे, आज बात डिंडौरी के लोगों की करेंगे, लोगों के हक की बात होगी। लोग क्या सोचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, चूंकि चुनाव सर पर हैं। तमाम वादे यहां से राजनीतिक दलों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यहां की जनता क्या कहती है, आज उसके लिए इस मंच के जरिए एक आवाज पूरी बुलंदी के साथ में उठाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा के स्तर पर देखें, 2 विधानसभा इस इलाके में आती है और इन सब के बीच डिंडौरी और शाहपुरा, पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी की इस बार क्या रणनीति है? एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर भी दिया है। ढेर सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम आम जनता, जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पहले एक लोकतंत्र की शपथ लेते हैं। आप सबसे निवेदन है, अपने स्थान से खड़े हो जाइए। एक छोटे से लोकतंत्र की शपथ हम लेंगे, अपने स्थान से खड़े हो जाइए, अपने हाथ आगे करके। एक लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र सबसे मजबूत है और हम सभी इसके प्रति जिम्मेदार हैं। आप अपने हाथ आगे कीजिएगा और शपथ लीजिए। मैं भारत के लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा। बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिएगा और यह बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सोच समझ के आप बेहतर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल, चूंकि हम नर्मदा के तट पर यहां पर मौजूद हैं, मां नर्मदा के आंचल में यह जिला बसा हुआ है, कई सारी समस्याएं उसके बावजूद भी डिंडौरी में है। उन समस्याओं को उठाने की कोशिश करेंगे। हम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि जन कारवां यानी जनता का मंच। तो जनता के मंच में आम जनता के सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे। सीधे आम जनता के प्रतिनिधियों के बीच में कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? खड़े हो जाइए थोड़ा और बताइएगा कि खड़े हो सकते हैं। हाँ, बताइएगा कि डिंडौरी जिले को आप आज कहां पाते हैं? जब से स्थापना हुई है और खासतौर पर परिसीमन के बाद जो स्थितियां बदली हैं पिछले 5-10 सालों में, 15 सालों में, 5 सालों में, डिंडौरी जिला में परिवर्तन तो जरूर हुआ है। डिंडौरी जिला में स्थापना के पश्चात परिवर्तन तो जरूर हुआ है, परंतु जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम दोषी किसे मान सकते हैं? जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, राजनीतिक सोच भी हो सकती है, जो यहाँ पे कमी देखी जा रही है। समस्याएं कहाँ क्या क्या है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। समस्या जो है यहाँ पे, हम लोग जो है देवदूत रक्तदान परिवार से हैं और यहाँ पे जिला हॉस्पिटल डिंडौरी में ब्लड बैंक में सेपरेशन यूनिट नहीं है। प्लेटेट, RBC, NBC अलग होने और सिकल सेल 300 बेड की घोषणा 5 वर्ष पहले हुई थी। 5 बेड SNCU में है, 10 बेड ICU वार्ड में है, बेबी केयर में 5 बेड हैं, मेल वार्ड पे 20 बेड हैं, फीमेल वार्ड पे 20 बेड हैं और पेंशनर वार्ड पे 20 बेड हैं। और सोनोग्राफी ओल्ड फैशन है और अल्ट्रासाउंड और क्या यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जरी नहीं होती है। शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए बाहर भेजा जाता है। एम्बुलेंस में फर्टिलाइट O2 फीलिंग्स नहीं है। और तो कुल मिलाकर जो समस्याएं आपने बताई हैं यहाँ पर अस्पताल से संबंधित समस्याओं को लेकर हैं। हमारे बीच में यहाँ पर और भी लोग हैं, चूंकि जिम्मेदारों से सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कोई सवाल आना चाहेगा? जिसको भी सवाल करना है अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपके पास आ सकूं। चलिए यहाँ से आगे से कोई सवाल ले लेते हैं। जी, आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं आज माँ नर्मदा के पवित्र नगरी में डिंडौरी से मैं और उनके गोद में बोलकर खड़े होकर मैं आप ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार, वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है, डिंडौरी की स्थिति इतनी विडंबना है। यहाँ पर जो मैं लगातार यहाँ पर उठा रहा हूँ कि साथ साथ जो माँ नर्मदा में, माँ रेवा में गंदे नाली जो मिल रहे हैं, इनकी व्यवस्था लगातार भाजपा की सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भी नहीं देखे जा रही। जैसे कि अभी मेरे भाई के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अस्पताल की स्थिति बहुत बेकार स्थिति है। यहाँ पर पेशेंट
आधे रास्ते में ही जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। दूसरी बात, यहाँ पर 492 स्कूल जो हैं, आज वो स्कूलों के जो बच्चे हैं झोपड़ी में लगाई जा रही है। ऐसी हाल है मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार की शासनकाल में। और 518 जो स्कूल हैं उनको सैंक्शन के लिए इनने कागज में रखा है, पर ऊपर उच्च अधिकारियों तो या उच्च कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे स्थिति परिस्थिति। दूसरी बात, यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो असर है, कहर छाया हुआ है। युवा बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, रोड में भटक रहे हैं, उनके न्याय के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और वो जो न्याय मांगते हैं भाजपा के शासनकाल में उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। बारे और विस्थापन की बात आई, यहाँ पर डिंडोरी जिले में चार बड़ी बांध बांधे जा रही हैं। एक मुद्दे पे बात करेंगे, एक साथ सारे मुद्दे में उठाइए। मैं पहले जवाब ले लेता हूं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, स्थानीय विधायक दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन अब तक इस कार्यक्रम में कोई विधायक या कोई प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं पहुंचा है, जबकि सबको बुलाया गया था। आइए, स्वागत है आपका। चलिए, यहां से कोई जवाब देना चाहेगा, क्योंकि सरकार को लेकर सवाल किए हैं, अस्पतालों को लेकर और बाकी सुविधाओं को लेकर। जी बोलिए। हाँ जी, इन्होंने जो सवाल किया है और आरोप लगाया है, अब ये वास्तविकता से परे है। डिंडोरी में अस्पताल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। कोरोना के काल में जब यहाँ पर सैकड़ों संख्या में मरीज हो गए थे, अलग से वार्ड बनाया गया और अधिक से अधिक व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। ये सारी चीज़ें हैं, मेरी समझ में नहीं आता लोगों को। हाँ, लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है, सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक नर्मदा, ठीक है, अस्पताल तो है लेकिन सिर्फ रेफरल बना हुआ है, ये आरोप यहाँ पे लोगों का कहना है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। अस्पताल को लेकर सुनने ने कहा कि सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, मशीनें तो लगी हुई हैं, लेकिन मरीजों को भटकना पड़ता है, सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है और केवल विरोधियों को इस बात के लिए दिखाई देता है कि विरोध करना है, कोई चीज है नहीं, ऐसा कह के वो अपनी इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति में 100 बेड का अस्पताल है, सारी आधुनिक सुविधा से युक्त है। गैस ऑक्सीजन जोन नहीं था, ऑक्सीजन जोन तैयार किया गया, आधुनिक किस्म के आईसीयू रूम तैयार किए गए हैं। अब सवाल यह है कि जितनी कैपेसिटी हमारे जिले के लोगों की है उस हिसाब से अस्पताल में सारी सुविधा दी गई है और अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था आम नागरिकों के सहयोग से भी डबल बिल्डिंग बनाई गई है, डबल मंजिल बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी अपने विभाग से 100 बेड लाकर दिए हैं और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, सोनोग्राफी है। इस तरह से सारी व्यवस्था लोगों के लिए है, जैसे जैसे मरीज आते हैं उस तरह का इलाज होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी के, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। हम बात डिंडोरी के मुद्दों पर करने की कोशिश करेंगे कि डिंडोरी को यहाँ पर क्या मिला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप यहाँ पर जुड़े हैं, दोनों विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि विकास के मामले में बहुत पीछे है डिंडोरी, क्या कहेंगे? 2008 के पहले यहाँ कैबिनेट मंत्री और पूरी तरह से भाजपा का शासन था, भाजपा के विधायक थे यहाँ पर, और ओम प्रकाश दुर्वे कैबिनेट मंत्री थे। उस समय मैं गाड़ासरी से हूँ और बजाग मेरा ब्लॉक है। वहाँ 2 कॉलेज ओमकार सिंह मरकाम जी के विधायक बनने के बाद से हुए हैं। और वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके क्षेत्र में बीजा डाणी और 2 और ब्लॉक हैं, वहाँ आज भी कॉलेज नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से लोगों से पूछ लीजिए, जो विकास हुआ है ओमकार सिंह मरकाम के विधायक बनने के बाद हुआ है। चाहे यहाँ से लेके हम जबलपुर से अमरकंटक जाते हैं, जितने पुल है, बाढ़ आ जाती थी, बहनें इस रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी नहीं बांध पाती थी। लेकिन जो विकास हुआ है, ओमकार मरकाम जी विधायक बने, धरना किए, प्रदर्शन किए, आज क्षेत्र में ऐसी कोई रोड नहीं बची है जो माननीय ओमकार सिंह मरकाम जी ने उस रोड के लिए धरना प्रदर्शन न किया हो। जब धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, तब भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटी है। ठीक है, धरना प्रदर्शन किया गया तब नींद टूटी। बोलिए, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है, आपको नजर नहीं आता। देखिए मैं डिंडोरी में विगत 8 सालों से राजनीति में हूँ और डिंडोरी में एक प्रथा चली आ रही है। जैसे अभी रमाकांत जी बोल रहे थे कि विधायक के आने के बाद विकास हुआ है,
मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी क्षेत्र की जनता उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्होंने 15 साल तक यही कहते आए कि मेरी सरकार नहीं, मेरी कोई नहीं सुनती। लेकिन इन लोगों की एक आदत है, कोई भी काम, जब बड़े काम निर्माण कार्य होते हैं तो उसको मैंने कराया, ऐसा श्रेय लेने का, टीआरपी लेने की इनकी आदत पड़ी हुई है। आपको पता है, आज मैं नर्मदा जी सामने है, नर्मदा जी के तट पे बैठे हैं, इन्होंने रामायण मंडली के नाम के पैसे को तक नहीं बख्शा है। जो मध्य प्रदेश शासन में 230 विधायक हैं, 230 विधायकों के पास आज उनका यह भी कहना है कि सरकार चूंकि बीजेपी की है तो सौतेला व्यवहार हमारे साथ में होता है। सरकार बीजेपी की है, लेकिन अभी मैं आपको सुरक्षा अनुदान निधि की बात किया। सुरक्षा अनुदान निधि में चाहे किसी भी की सरकार हो, सभी विधायकों को बराबर सुरक्षा अनुदान निधि दी जाती है। ये नहीं कहा जाता कि रामायण मंडली के नाम से आप लोगों के खाते में डाल के और उनको वापस ले लें। इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं, ये एक बहाना है काम नहीं करने वाले को। आज मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, इससे पहले जनपद पंचायत बजाग का जनपद का अध्यक्ष था। मैंने आज तक 8 साल के कार्यकाल में कभी ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने कोई नहीं सुनती। आज आप देख रहे हैं, मैं निरंतर क्षेत्र की जो भी समस्या है, जनता जो कहते हैं उसके लिए डटा रहता हूं, अड़ा रहता हूं और पूरी कराने की पूरी प्रयास करता हूं और करा के भी दिखा। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि कई छत के कोई भी न रहे, सबके पास हो अपना आवास। इस ध्येय के साथ छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने में शिद्दत से जुटी है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विशेष आवासीय योजना के तहत रायपुर के सेरी खेड़ी में जनप्रतिनिधियों, अखिल भारतीय और मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों को भूमि आवंटित किया गया है, जो एक कॉलोनी के रूप